दिस इज़ नई श्री एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 30 एंड 31 जुलाई का करंट अफेयर्स। 30 जुलाई का जो करंट अफेयर्स था वो मैं आपको नहीं दे पाई थी क्योंकि मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। हॉस्पिटल में ही ज़्यादा टाइम गुजर गया तो मैं नहीं कर पाई शूट, इसीलिए मैं 2 दिन का करंट अफेयर्स आपको आज दे रही हूँ। और आज के इस करंट अफेयर्स में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिलेंगे, सो इनको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा एंड अच्छे से पढ़ाई करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपसे कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में आपका 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस? तो आपके दुनिया भर में जो बाघ हैं उनके बाघों के सामने जो खतरा है और उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सेलिब्रेट होगा। ये आपकी मान्यता कब जो है इसको दी गई थी? तो 2010 में दी गई थी। कब दी गई थी? 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट से लिया गया है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट से लिया गया है। क्या लिया गया है? निर्णय कि आपका 29 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाएगा। ये निर्णय आपका 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में लिया गया था। ठीक है, अगर देखा जाए विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नेक्स्ट पॉइंट। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार पूरी दुनिया में जो बाघ हैं वो केवल कितने हैं? वो हैं आपके केवल 3900 बाघ हैं केवल। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार कुल बाघ कितने हैं? तो कुल बाघ हैं आपके 3900 बाघ हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब जो है शुरू किया गया। सो इसको मैं हटा देती हूँ। याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका शुरू किया गया था कब? 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप सभी को पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु यही आपका बाघ ही है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। ठीक है, सो इतनी चीजें आप लोगों को याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान जो है, राजस्थान की राज्य सरकार ने महिलाओं के वित्तीय संस्थान को स्थापित करने के लिए बेसिकली तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये जो आपकी संस्था है पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा ही संचालित की जाएगी, याद रखना है आप लोगों को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंप दिया है। तो उसका नाम बताना है आपको। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, अगर पूछा जाए कि देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है जो कि आपके कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को सौंपा है, तो उसका नाम बताइए। सो आप लोगों को याद रखना है विक्रांत। क्या याद रखना है? विक्रांत। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट होगा। इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, विक्रांत के बारे में, कि देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत। तो ये आपके देश में बनने वाला, इंडिया की बात की जा रही, तो इंडिया में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत यही है आपका। कौन सा? विक्रांत है। ठीक, कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई है 263 मीटर, 262 मीटर इसकी जो है लंबाई है।
अब हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं बता देती हूँ, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नौसेना की जो स्थापना हुई थी वो आप लोगों को याद रखना है। इनकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। कब हुई थी? 1950 में हुई थी, 26 जनवरी में हुई थी। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? HQ यानी कि हेडक्वार्टर, ND यानी कि न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। इनका आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में। सो याद रखिएगा, इनका आदर्श वाक्य है, जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हों। जल के देवता, जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हों, हमारे लिए मंगलकारी हों। ठीक, मंगलकारी हो। तो ये आप लोगों को भारतीय नौसेना के बारे में याद रखना है। कमांडर इन चीफ कौन है? तो अभी आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वर्तमान में, वो होते हैं। सो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? आप सभी लोगों को पता ही होगा। वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं वो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं आपकी। सो ये जो है आपकी अब बन गई हैं आपकी कमांडर इन चीफ। सो हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए कि आपके भारतीय नौसेना की कमांडर इन चीफ कौन था, तो कौन है? तो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत के AI4 नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत की है। ठीक है, आपको यहाँ बार बताना है कि किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए AI4 नीलकड़ी सेंटर की शुरुआत की है IIT मद्रास ने। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, IIT मद्रास ने की है। नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत IIT मद्रास ने की है, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, पहले तो इसको मैं छोटा कर लेती हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक की आधिकारिक नारी के रूप में अनावरण किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक की आधिकारिक नारी के रूप में किसका अनावरण किया गया है? सो याद रखिएगा, गेम्स वाइड ओपन यानी कि सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, गेम्स वाइड ओपन का जो है अनावरण किया गया है किसके रूप में? 2024 की पेरिस ओलंपिक की आधिकारिक नारी के रूप में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जुलाई 2022 में सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों के लिए BCCI के टाइटल प्रायोजक के रूप में पेटीएम की जगह किस ब्रांड ने ले ली है? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि जुलाई 2022 में सभी आपके अंतर्राष्ट्रीय और जो आपके घरेलू क्रिकेट मैच हैं उनके लिए BCCI के टाइटल प्रायोजक के रूप में पेटीएम की जगह किसने ली है, किस ब्रांड ने ली है, ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके पेटीएम की जो जगह ली है वो आपके मास्टर कार्ड ने ली है। किसने? मास्टर कार्ड ने ली है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों को याद रखना है कि सितंबर 2022 में, कब? सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आपकी श्रृंखला है BCCI के टाइटल प्रायोजक के रूप में मास्टर कार्ड की पहली श्रृंखला होगी। ठीक है, सो पहली श्रृंखला कौन सी होगी? आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी। ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला BCCI के टाइटल प्रायोजक के रूप में मास्टर कार्ड की पहली श्रृंखला होगी। ठीक है, तो मास्टर कार्ड की पहली श्रृंखला कौन सी है? तो मास्टर कार्ड की पहली जो श्रृंखला है वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, होगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। सो अभी आप लोगों को इतनी चीज़ें याद रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि किस देश के साथ रिन्यू पावर ने जुलाई 2022 में एक हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि किस देश ने रिन्यू पावर में, किसमें? रिन्यू पावर में जुलाई 2022 में हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए आपका जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, मिस्र।
मिस्र ने जो है हाल ही में मिस्र ने क्या किया है, रिन्यू पावर के साथ जुलाई 2022 में हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधाओं के लिए, किसके लिए, हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधाओं के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो ये जो है हरित हाइड्रोजन निर्माण जो है इनका कहाँ पर किया जाएगा, ये बेसिकली स्वेज नहर की आर्थिक क्षेत्र में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, स्वेज नहर के आर्थिक क्षेत्र में, स्वेज नहर के आर्थिक क्षेत्र में। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को, कभी पूछ लिया जाए तो कम से कम याद तो रहे आप लोगों को। तो आपकी स्वेज नहर के आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए मिस्र सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, मिस्र की राजधानी कहाँ पर है, सो मिस्र की जो कैपिटल है वो याद रखना है, इनकी कैपिटल कहाँ पर है, काहिरा, राजधानी काहिरा है। ठीक है, इनकी मुद्रा क्या है, तो इनकी मुद्रा आप लोगों को याद रखना है, इनकी मुद्रा है मिस्र पाउंड। क्या है, मिस्र पाउंड इनकी मुद्रा है, बेसिकली मिस्र पाउंड। ठीक है, बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। और मिस्र आपका जो है एक किस महाद्वीप में है, तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्टिक फॉर 2021 पुरस्कार किसने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, आप लोगों को याद रखना है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 पुरस्कार जो आपका जीता है वो आपका जेफरी ने जीता है। किसने, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने जीता है। सो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने आपका ये वाला पुरस्कार जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ के हैं ये आपके जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये बेसिकली आपके जो हैं कनाडा के हैं। कहाँ के हैं, कनाडा के हैं ये आपके, ध्यान रखिएगा। क्यों इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं इन्होंने बेसिकली भारत के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में अनेक जो उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इनको ये सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा किस लिए दिया गया है, भारत के इतिहास और संस्कृति, भारत के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, योगदान के सम्मान में इनको ये पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का मतलब क्या हुआ, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। क्या हुआ इसका मतलब, मैं लिख देती हूँ। कई लोगों को शिकायत रहती है कि मैम हिंदी में ही रहता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसका फुल फॉर्म अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो क्या होता है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, यानी कि आपका ICCR, क्या, ICCR। अब ये जो आपके ICCR हैं, क्या है, ICCR, इनकी स्थापना जो है आपकी, याद रखिएगा, इनकी स्थापना जो है कब की गई थी, इनकी स्थापना की गई थी 1950 में की गई थी। किसने की थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की स्थापना की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, सो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने जुलाई 2022 में फार्मूला 1 से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। सो याद रखिएगा यहाँ पर सेबेस्टियन वेटेल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सेबेस्टियन वेटेल ने हाल ही में फार्मूला 1 ड्राइवर हैं ये आपकी, इन्होंने फार्मूला 1 से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि जुलाई 2022 में किसे बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में चुना गया है। सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में प्रणय कुमार वर्मा जी को चुना गया है। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन, प्रणय कुमार वर्मा। ठीक, अब थोड़ा सा मनोज कुमार जी के बारे में भी जान लीजिए। मनोज कुमार जी कौन है, तो ये जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अभी। तो आप लोगों को याद रखना है खादी एवं
ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष। ठीक है, एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए जिसमें मैं न्यू अपॉइंटमेंट्स जितने भी हैं वो सारे कवर करा दूंगी आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, मैं जल्दी ये वीडियो बना दूंगी। ठीक, डॉक्टर मनोज सोनी कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी को भी आप लोगों को याद रखना है, ये जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। किसके? यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। परमेश्वरम अय्यर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमेश्वरम अय्यर जो है नीति आयोग के नए सीईओ बने हुए। किसके? नीति आयोग के। किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग होता है ये, नीति आयोग। नीति आयोग के नए जो सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? तो याद रखिएगा आपके परमेश्वरम अय्यर जी बने हैं। ठीक है, आयोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जुलाई 2022 में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए देश में सोने के सिक्के किसने लॉन्च किए हैं? मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन। क्या होता है? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब? इन्फ्लेशन का मतलब होता है बाजार में जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनकी कीमतों में लगातार वृद्धि को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हम कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, वस्तुओं की कीमत बढ़ना और मुद्रा की कीमत कम होना, इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अगर बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत जो है ज़्यादा हो जाए और आपकी मुद्रा जो है उसकी मुद्रा की कीमत कम हो जाए तो वो क्या कहलाता है? इस टाइम हम इसको कहते हैं इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइम होता क्या है कि जो आपके कंज्यूमर होते हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, तो हम क्या है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर को क्या करना पड़ता है? बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। क्यों चुकानी पड़ती है अधिक कीमत? क्योंकि मुद्रा कम है। जब मुद्रा कम होगी तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। ऐसा कब हुआ था? याद करिए आप लोग, पेंडेमिक का टाइम। पेंडेमिक के टाइम पर हर एक चीज़ आपकी जो है महंगी हो रही थी। कोई भी आप मेडिकल इक्विपमेंट खरीद रहे थे तो उसका रेट जो है दुगना हो रहा था। तो उसमें क्या कर रहे थे हम? उस टाइम हम जो है उसी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे थे ना। तो ये है आपका मुद्रास्फीति। तो यही मुद्रास्फीति से निपटने के लिए एक देश है जिसने सोने के सिक्के जारी किए हैं। आपको उस देश का नाम बताना है। सो याद रखिएगा, ऐसा आपका जो देश बना है वो है जिम्बाब्वे। कौन है? जिम्बाब्वे। ठीक है, याद रखिएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। ठीक, तो ये आपका है जिम्बाब्वे, इस तरीके से लिखिएगा इसको यहाँ पर। और सिक्कों को क्या कहा जाता है यहाँ पर? तो सिक्कों को कहा जाता है मौसी। क्या कहा जाता है? बड़ा अजीब सा नाम है, हंसी आई आपको। मौसी ओ तुन्या। मौसी ओ तुन्या। मौसी ओ तुन्या कहा जाता है सिक्कों को। ठीक, अब बात आती है जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? सो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो है हरारे। क्या है? हरारे, याद रखिएगा, राजधानी। ठीक है, राजधानी जो है इनकी वो है हरारे। ठीक है, इनकी मुद्रा क्या है? सो इनकी मुद्रा आप लोगों को याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। क्या है इनकी मुद्रा? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ये इनकी मुद्रा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि गुजरात जो है आपका ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है। इसमें होगा क्या? तो इसमें क्या होगा, इस नीति में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए कई तरह के जो प्रोत्साहन होते हैं और सब्सिडी जो होती है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल जी का नाम है आचार्य देवव्रत एंड मुख्यमंत्री जी का नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट के कारण एशिया कप 2022 को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया में अभी सभी को पता है कि इनकी जो आर्थिक संकट है इसकी वजह से एशिया कप 2022 जो है इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, सो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। और ये जो है आपका एशिया कप 2022 जो होने वाला है ये 15वां संस्करण है। कौन सा है? 15वां संस्करण है, याद रखिएगा 15वां संस्करण है, जो कि अभी आपका कब आयोजित होना है? 27 अगस्त से आपका सेलिब्रेट होना है। सॉरी, आपका जो है ये होना है, कब तक होना है? ये 11 सितंबर तक होना है। 11 सितंबर तक होना है, 27 अगस्त से। ठीक है,
और इसमें जो है टूर्नामेंट में, ये जो टूर्नामेंट होने वाला है इसमें 6 टीमें जो है हिस्सा लेंगी। कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 6 टीमें इसमें हिस्सा लेने वाली हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आपसे कि कौन सा देश वित्त वर्ष 2021-2022 भारत में अपने सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई प्रवाह के लिए शीर्ष देश के रूप में उभरा है। पहले तो आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मैं लिख देती हूँ, क्योंकि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा नीचे पहुँच गया है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आप लिख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन है आपका जापान। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। एफडीआई का मतलब क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो आपको ये बताना है कि कौन सा देश वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत में सबसे अधिक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके साथ शीर्ष देश के रूप में उभरा है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा ही जाना है आपसे। अब बात ये आती है कि सिंगापुर के बाद दूसरा आपका कौन जो है सबसे ज़्यादा एफडीआई के साथ शीर्ष देश पर रहा है। सो सेकंड नंबर पर आपको याद रखना है, फर्स्ट नंबर पर तो आपका सिंगापुर है। ठीक है, क्रम आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है सेकंड नंबर पर कौन है। सो सेकंड नंबर पर आपकी अमेरिका है। कौन है? सेकंड नंबर पर आपकी अमेरिका है। एंड थर्ड नंबर पर आपका कौन है? तो थर्ड नंबर पर आपको याद रखना है मॉरिशस है। कौन है? मॉरिशस है। फोर्थ नंबर पर आपकी कौन है? नीदरलैंड है। कौन है? नीदरलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा। एंड फिफ्थ नंबर पर आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, सो इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, जिसमें से आपका सिंगापुर का योगदान कितना है? 27% है। कितना है? 27.01% है। 27.01% है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि 29 जुलाई 2022 को किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के मुख्यालय के भवन की आधारशिला रखी है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, एक नया हेडक्वार्टर बनाया गया है, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी आधारशिला आपके पीएम साहब ने रखी है। कौन से विभाग की आधार जो है मुख्यालय की बात की जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण। ठीक, सो कहाँ पर रखी जाएगी? तो ये आपके गांधीनगर में रखी जाएगी। किसकी आधारशिला? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के हेडक्वार्टर की आधारशिला। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण, इनकी जो स्थापना है, इनकी स्थापना आपकी जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार के द्वारा देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को विकसित और विनियमित करने के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी? मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, भारत सरकार द्वारा देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को विकसित करने और विनियमित करने के लिए की गई थी। ठीक है, किस लिए की गई थी? याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को विकसित करने और विनियमित करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। कब हुई थी इनकी स्थापना? तो इनकी स्थापना 2020 में हुई थी। कब? अप्रैल 2020 में हुई थी, याद रखिएगा। चर्चाओं में रहा है तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना आप लोगों को याद रखना है, अप्रैल 2020 में इनकी स्थापना की गई थी। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, अभी अभी आपको बताकर आई हूँ मैं। एंड जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने उड़ान योजना के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण जो है, इन्होंने उड़ान योजना के तहत, किसके तहत? उड़ान योजना के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर याद रखिएगा कि एएआई ने आपकी उड़ान योजना के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए अंडमान एंड निकोबार के साथ जो है आपके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसमें होगा क्या? तो याद रखिएगा कि जो यात्री उड़ानें हैं, कौन सी? यात्री उड़ानें
पोर्ट ब्लेयर को सीधे डिगलीपुर और कैंपवेल वे से जोड़ेंगी। ठीक है, याद रखिएगा, कैंपवेल वे से जोड़ेंगी। यात्री उड़ानें क्या करेंगी, पोर्ट ब्लेयर को सीधे डिगरीपुर और आपके जो हैं कैंपवेल वे से जोड़ेंगी। अंडमान एंड निकोबार द्वीप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है, इनकी कैपिटल कहाँ पर है। सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि इनकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर, इनकी कैपिटल याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक, सो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करिए एंड कमेंट कर दिया करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।